देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी भी नई जगह जाकर मेरी आंखें दो चीजों को सबसे पहले ढूंढती हैं। एक तो इंडियन रेस्टोरेंट जहां हम खाना ठीक से खा सकें, और दूसरी लोकल किताबों की दुकान, एनी बुक स्टोर। खानसुई बैंकॉक की गलियों में पिछले साल जुलाई की गर्मी में शाम को घूमते घूमते मेरी नजर पड़ी एक पुरानी किताबों की दुकान पर, और वहां मेरे हाथ लगा ये एक खूबसूरत सा मोती, लेटर्स फ्रॉम थाईलैंड। ये उपन्यास थाई लेखिका बोतान, जो कि उनका पेन नेम है और असली नाम सूपा सिरिसिंग है, द्वारा 1969 में लिखा गया था। ये कहानी है एक चीनी अप्रवासी तान स्वांग यू के जीवन पर आधारित। इस उपन्यास की विशेषता जिसने इसे मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया वो ये है कि लेखक ने ये उपन्यास 96 पत्रों के रूप में लिखा है। वो पत्र जो तान स्वांग अपनी माँ को थाईलैंड बैंकॉक से चाइना भेजता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात, और मैं आपको बताती हूँ इस उपन्यास के बारे में जिसका कि नाम है लेटर्स फ्रॉम थाईलैंड। कहानी 1945 में शुरू होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ता स्वांग्यू, एक गरीब चीनी युवक, अपनी मां को वादा करके चीन के हॉन्काउ से थाईलैंड रवाना होता है। उसका उद्देश्य वहां व्यापार करके धन कमाना है ताकि परिवार को समृद्ध बना सके। जहाज यात्रा बहुत कठिन थी। भूख, समुद्री तूफान और साथी यात्रियों के साथ झगड़े से वे बहुत परेशान हो जाता है। वहीं पर जहाज में फ्रेट मैनेजर ला यांग जुआ से उसकी मुलाकात होती है, जो कि एक भले पुरुष हैं और जो तान स्वांग यू की कदम कदम पर मुसीबत पड़ने पर मदद करते हैं। ला यांग के अपने पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और उनका कोई परिवार नहीं है। तान स्वांग एक पढ़ा लिखा बहुत ही मेहनती लड़का है। इसी वजह से शायद ला यांग को उसमें अपने पुत्र की झलक दिखाई देती है और वो इस युवा लड़के को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। ला उसे अपने मित्र के यहाँ रहने की व्यवस्था करके देते हैं और वहीं पे उसको नौकरी भी दिलवा देते हैं। तान कड़ी मेहनत करता है, चोरी चकारी से बचता है और जल्दी ही उसे वहां प्रमोशन भी मिल जाती है। यही काम करते करते तान को इस व्यापारी की बड़ी बेटी से प्रेम हो जाता है और दोनों का जल्दी ही विवाह हो जाता है। तान का विवाह भी ला यांग की मदद से ही होता है। ये चीनी व्यापारी जो उसे गोद ले लेता है, अपना बेटा बनाता है और अपना फैमिली नेम भी देता है। तान अपनी माँ को पत्र लिखता है जिसमें वह आशावादी है और कहता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता बहुत कठोर है। थाई पुलिस चीनी दुकानों को लूटती है, भ्रष्टाचार आम बात है। कामयाब होने के लिए तान थाई भाषा भी सीखता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अलग थलग ही रहता है। मुइयेंग उसकी पत्नी, इससे इनको 4 बच्चे होते हैं, जो एक बहुत ही मजबूत और मेहनती महिला है। उसका घर संभालती है और कामकाज में भी उसकी मदद करती है। 3 बेटियां और 1 बेटा। इनके माता पिता बनने के बाद तान और मुइयेंग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। परिवार बड़ा हो गया है, तान का व्यापार फल फूलता है। वह आयात निर्यात का काम करता है, एक बेकरी खोलता है, घर बनवाता है, नौकर रखता है, लेकिन पारिवारिक कलह बच्चों के बड़े होते होते शुरू हो जाते हैं। तीनों बहनों में ईर्ष्या होती है। मैरी जू को लगता है कि आंग बुई माँ की लाडली है। तान सख्त चीनी मूल्यों पर जोर देता है, बच्चों को चीनी स्कूल भेजता है, थाई संस्कृति से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। बच्चे थाई दोस्त बनाते हैं, थाई त्योहार मनाते हैं, और ये सब बातें तान को पसंद नहीं आती हैं। अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं, चाहे वो उथल पुथल हो या कोई खुशी का मौका हो, तान अपनी माँ को पत्रों के जरिए जरूर बताता है। उपन्यास के पहले भाग में हम देखते हैं कि तान बहुत ही पारंपरिक, कुछ हद तक रूढ़िवादी भी दिखाया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे उसके जीवन में संकट आते हैं, उसके चरित्र में बदलाव आने लगता है। उपन्यास का मध्य भाग संकटों से भरा है। सबसे बड़ा झटका वेंग किम, उसके बेटे के विद्रोह का तान को लगता है, जो किशोर अवस्था में स्कूल छोड़ देता है।
जुआ खेलने लगता है और एक थाई वेश्या से प्यार करने लगता है। वह घर से भाग जाता है। तान उसे ढूंढकर घर लाता है, यहाँ तक कि उसकी दोस्त जो कि वेश्या है उसे भी घर ले आता है, लेकिन वो चोरी करके उसके परिवार की सारी कमाई को लेके भाग जाती है। वेंकिम सुधरता नहीं है, ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाता है, अपराध करता है। तान उसे थाईलैंड से बाहर भेजने की सोचता है, लेकिन उसमें असफल रहता है क्योंकि आसपास जो बच्चे बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, उनको माँ बाप ने लगभग खो ही दिया। इस बात का एहसास होते ही वह अपने उसूलों को छोड़कर अपने परिवार को बचाने में लग जाता है। दूसरी समस्या आती है उसकी बीच वाली बेटी की तरफ से। वह एक थाई लड़के से प्यार करती है और गर्भवती हो जाती है। तान बहुत क्रोध में आ जाता है, लेकिन अंत में शादी की अनुमति दे देता है। उसके बच्चे थाई संस्कृति को अपना लेते हैं, बौद्ध मंदिर जाते हैं, चीनी त्योहार भूलने लगे हैं। तान चीनी पहचान खोते देखकर मन में बहुत उदास होता है और अपनी माँ के साथ इस बात का जिक्र करते हुए अपना मन हल्का करता है। समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं और उस समय चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं जब पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर जाते समय उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसकी पत्नी मुई एंग की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तान शोक में डूब जाता है। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। अपने पत्र में माँ को लिखता है, मेरी दुनिया उजड़ गई है। अब वह अकेला परिवार संभालने की जिम्मेदारी उठा लेता है और ये सब करने में मदद करती हैं ऐसी दो महिलाएं जिनसे उसको शुरू से ही बहुत परेशानी रही। एक उसकी पत्नी की बहन, जिसकी लाइफ की तरफ अप्रोच और आउटलुक बहुत ही मॉडर्न है और जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पूरा कारोबार खुद से संभालती है और अपने आप को एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में एस्टैब्लिश करती है। और दूसरी उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसके जन्म होने पर तान बहुत ही दुखी होता है, आपत्ति जताता है, शराब पीकर अपना रोष प्रकट करता है और यहाँ तक कि अपनी माँ को पत्र में लिखता है कि ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने उसके साथ धोखा किया है। अपनी पत्नी के मृत्यु होने से पहले 1960 के दशक में तान अमीर बन जाता है। उसके पास कई दुकानें हैं, कई कारखाने हैं। वह थाई नागरिकता लेने की सोचता है, लेकिन चीनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहता। थाई समाज चीनी लोगों को पराया मानते हैं। पत्रों में वह अपनी माँ को बताता है कि कैसे चीनी अप्रवासी थाई अर्थव्यवस्था चलाते हैं, लेकिन सम्मान नहीं पाते। यही चीज, यही चीनी विरासत वह अपने बच्चों को देना चाहता है, लेकिन उसमें असफल हो जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने इस बने बनाए बिजनेस, कारखानों, दुकानों को धीरे धीरे करके तान समेटना शुरू कर देता है। पत्नी की मृत्यु के बाद तान स्वांग के जीवन में गहरे परिवर्तन आते हैं। तान गहरा शोकग्रस्त हो जाता है और पत्रों में अपनी माँ को लिखता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। पहले बहुत ही सख्त स्वभाव और महत्वाकांक्षी होने के बाद अब वह अकेला और उदास महसूस करता है। उसे लगता है धीरे धीरे उसका परिवार बिखर रहा है, बच्चे माँ के बिना बेचैन हैं। लेकिन ऐसे समय पर उसकी पत्नी की बहन और उसकी छोटी बेटी उसे अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। व्यापार चलता रहता है, लेकिन तान अब और जिम्मेदार बन गया है। उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में वो बदलाव आने लगे हैं जो उसकी छोटी बेटी बहुत समय से, बहुत कोशिश के बाद भी नहीं ला पा रही थी। वह थाई रीति रिवाजों को अपनाने लगता है जिन्हें पहले वह अस्वीकार करता था, जैसे कि अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना। उसका पहचान संकट और गहराता जाता है जब उसकी छोटी बेटी एक थाई टीचर के साथ शादी करती है, उसकी मर्जी के विरुद्ध जाकर। लेकिन थाई लोग भी अच्छे लोग हैं, उन्हीं के जैसे लोग हैं और बहुत ज्यादा उनके समाज और उनके जीवन में अंतर नहीं है। इस चीज का अंदाजा उसे तब होता है जब मुसीबत के समय उसका थाई दामाद ही सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता है, जब उसके नए घर में आग लग जाती है और कोई बच्चा उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता है, उसे अपने साथ रखता है इसका यही थाई दामाद और उसकी माँ। उनके साथ रहने पर उसे इस चीज का आभास होता है कि जो भेदभाव और जो कुंठा उसके मन में घर कर गई थी, वो मुख्यतः राजनीतिक और सांस्कृतिक दूरियों की वजह से थी। पारिवारिक रूप से तो सभी माँ, बेटा, बेटी, पिता एक ही जैसे होते हैं। अपने व्यापार साम्राज्य को बेचकर, अपनी संपत्ति अपने सभी बच्चों के बीच में बांटकर, तान अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोलता है और अपनी छोटी बेटी के उत्साहित करने पर अपनी पत्नी की बहन से शादी भी कर लेता है।
उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि आज के समय में ये नॉवल बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल डिफरेंसेस की चुनौतियों को, हमारे जनरेशनल डिफरेंसेस को बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुझे ये किताब इसलिए पसंद आई क्योंकि इसकी लेखनी, उपन्यास की संरचना पत्रों पर आधारित है, जो 96 पत्रों से बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे एक बेटा जो कि अपनी माँ से दूर है, उस दूरी को कम करने के लिए, उस माँ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए उसे ये पत्र लिखता है। दूसरी चीज, जो प्रोलॉग में जिस बात का खुलासा होता है कि ये पत्र कभी उसकी माँ तक पहुंचे ही नहीं। ये जानकर किसी का भी दिल टूट जाएगा कि 15-16 साल तक एक बेटा अपनी माँ को अपनी जिंदगी की कड़ियों के साथ जोड़ने के लिए पत्र लिखता रहा, लेकिन माँ को उसका कोई आभास नहीं, कोई अंदाजा नहीं। उसके लिए उसका बेटा उसकी जिंदगी से दूर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। ये बात बहुत ही दुखदाई लगी। तीसरा, इस उपन्यास की स्ट्रेंथ मुझे लगती है तान स्वांग यू का चरित्र, जो एक आम हीरो है, एक हीरो जो हम में से ही एक है। उसके कैरेक्टर में बहुत सारी कमजोरियां हैं। उसका स्ट्रिक्ट होना उसे खुद ही ट्रेजेडी की ओर ले जाता है। वह रहता थाईलैंड में है, कमाता वहां है, वहीं पर कामयाब होता है, लेकिन थाई संस्कृति को पूरी तरह अस्वीकार करता है, उन लोगों को आलसी मानता है, असभ्य मानता है और चीनी परंपराओं को सब चीजों से ऊपर मानता है। यही नहीं, बदलाव से उसे बहुत ज्यादा परेशानी है। कहीं एलर्जी है तो गलत नहीं होगा। घर में पत्नी की मदद के लिए एक हेल्प रखना, टीवी लेना, गाड़ी लेना, यहाँ तक कि उसकी पत्नी का मेकअप करना भी उसे बहुत अखरता है। किसी भी तरह का बदलाव उसे पसंद नहीं है। और वो सिर्फ अपने बच्चों और अपने परिवार पर ही सख्त नहीं है, वो खुद के लिए भी बहुत कठिन है। ओपेरा जाना, अपने दोस्तों के साथ बैठकर शाम को थोड़ा गपशप करना, ये सब चीजें उसे टाइम की वेस्टेज लगती हैं। उसे लगता है कि ये करने से वो कोई पाप कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे गिल्ट उसे इतना तंग करता है कि वो किसी भी तरह का कोई भी मनोरंजन अपनी जिंदगी में होने ही नहीं देना चाहता। लेकिन समय बीतते जाने के साथ हम ये देखते हैं कि उसमें भी बदलाव आता है। वो धीरे धीरे उन चीज़ों को जिनसे उन्हें बहुत परेशानी होती थी, जिनसे उसको एवर्जन था, उन चीज़ों को अपनाने लगता है। चाहे वो उसका सबसे छोटा थाई दामाद हो, या अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने का बदलने का तरीका, और सबसे प्रभावशाली बदलाव, जेंडर इक्वालिटी को अपने जीवन में आने देना। हमने शुरू से देखा कि तान एक बेटा होने की वजह से अपने आप को अपने दोस्तों के बीच में कमतर महसूस करता था। बार बार उसे ये शिकायत थी कि 3 बेटियां होने का क्या फायदा जब बेटा एक ही है। बेटियों को तो देना ही पड़ेगा, उनसे मिलेगा कुछ नहीं। उसकी ये सोच गलत साबित होती है जब उसके घर में आग लगने के बाद छोटी बेटी उसे अपने साथ ले जाती है। ना ही सिर्फ उसका ध्यान रखती है भावनात्मक रूप से, बल्कि उसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की भी प्रेरणा देती है। कुल मिलाकर कहें तो उपन्यास पत्रों के माध्यम से बहुत ही यथार्थवादी चित्रण करता है, बिना किसी नाटकीयता के। ये सिर्फ चीनी थाई समुदाय की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे अप्रवासी पुरुष की कहानी है जो अपनी जड़ें तो पीछे छोड़कर आ गया है, लेकिन नई जगह पर उसे अपनी जगह बनाने में, अपनी जड़ें खोजने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं उनका इंतज़ार करूंगी और जल्द ही लेकर आऊंगी आपके लिए एक नई कहानी। आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह हमें सुनते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।